नमस्कार दोस्तों, गुप्त न्यूज के पॉडकास्ट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो सख्त मौजूद हैं, चलिए उनसे जानते हैं। मेरा नाम विभा त्रिपाठी है। मेरा जन्म गोरखपुर में हुआ था। फ़िलहाल मैं लखनऊ से आई हूँ। मैंने सीआरपीएफ, एनएसजी और आरएएफ में 25 साल अपनी सेवा दी है। तो भारत देश के विभिन्न कोनों में मैं रही हूँ, ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट और पंजाब और दिल्ली जैसी जगहों में रही हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में रहने का कभी मौका नहीं मिला। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उत्तर प्रदेश के किसी कोने में आपके साथ बैठकर बातें कर रही हूँ। मैम, सबसे पहला सवाल आपसे कि आप इतने जगह पे सब कुछ देश में के लिए किए हैं, तो ये कविता लिखने का शौक पहले से था या बाद में? अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोगों ने मुझे प्रेरणा दी। बचपन में पापा से प्रेरणा मिली। रात को बैठकर वो मुशायरा देखते थे, तो मैं उसमें जो तुकबंदी थी वो पूरी कर दिया करती थी। तो पापा बड़े खुश होते थे और कहते थे कि एक दिन कवि बनोगी। उसके बाद फिर जब फोर्स में गई, सीआरपीएफ में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो वहाँ पर जब सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे तो उसमें मुझे ऐसा रोल मिलता था कि मैं पैरोडी करती थी और सीआरपी वालों को खूब उत्साहित करती थी और उनको हंसाती थी, रुलाती थी। तो इसलिए ये कविता से प्रेम मेरा समय समय पर होता रहा। लाइन से ऐसा शुरुआत किया जो उस समय क्या वो सीआरपी के हिसाब से लिखा जाता था, लेकिन यहाँ पर जो मैं सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि उस समय यंग एज थी, तो जब वो जिद करके दामन छुड़ाने लगा, जब वो जिद करके दामन छुड़ाने लगा, उससे पहला मिलन याद आने लगा। जानता था वो हम जी नहीं पाएंगे, अपनी मजबूरियां वो गिनाने लगा। बहुत सुंदर मैम। आप अपने बचपन का कोई ऐसा अनुभव बताइए जिसको आपने लिखने के लिए, जो सबसे ज़्यादा आपको लिखने के लिए प्रेरित करता है, कविता लिखने के लिए। जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा कस्टम सेंट्रल एक्साइज में पोस्टेड थे और उनकी वर्दी मुझे बहुत आकर्षित करती थी। तो मुझे देश पे लिखने का ख्याल वहीं से आया था। पहला ख्याल जो मेरा था वो देश पे लिखने का ही आया था। तो देश पे लिखने का तो ख्याल आया। लोग बहुत सारे कहते हैं कि मोहब्बत में दिल टूटने के बाद भी शायर बनते हैं, इस पे क्या अनुभव है? इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि समय समय पे मोहब्बत होती है। बचपन में माँ बाप से होती है, खिलौने से होती है, यंग एज में पार्टनर से होती है, और शायद एक समय ऐसा आता है जब आपको लगता है कि मैं कौन हूँ, खुद से भी होती है। और अगर मैं कहूँ कि मेरा पहला इश्क, तो मेरा पहला इश्क मेरी सेना, मेरा देश। तो देश के नाम कुछ ऐसा 4 लाइन हो जाए। देश के नाम पर, जैसे मुझे अपने देश से बहुत प्यार है और मुझे अपने धर्म से भी बहुत प्यार है, और उसमें मैं गंगा जी पे सुनाती हूँ। भगीरथ की तपस्या हो, मेरे पुरखों की तारन हो, भगीरथ की तपस्या हो, मेरे पुरखों की तारन हो, सभी पूजा अनुष्ठानों व उपवासों की पारन हो, सभी दुख व्याधियों की और कष्टों की निवारण हो, ये दुनिया प्राण से रोशन तुम इन प्राणों का कारण हो। बहुत सुंदर। आप राजनीति में भी कदम रखना चाहेंगे देश के साथ साथ? नहीं, मुझे राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है, और हम लोग तो देश पे मरने मिटने वालों में से हैं, तो राजनीति हमें सूट नहीं करेगी। राजनेता बनने का तो आप क्या करेंगे? मैं शिक्षा पे काम करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम अपनी नींव अच्छी करेंगे तो देश भी मजबूत होगा। और जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें बच्चे जो भटक रहे हैं, नशे में जा रहे हैं, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। अगर मुझे मौका मिले तो मैं देश में शिक्षा व्यवस्था पर, जिसमें बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाएं, ऐसा कुछ व्यवस्था करूंगी। तो आप नारी हैं, तो नारी के लिए भी कुछ लिखना? हाँ, एक्चुअली जब मैं सीआरपीएफ में थी तो मैं खुद नारी थी, लेकिन मैं पुरुषों के साथ काम करती थी। तो जब उनकी पत्नियां उनको छोड़ के, जब पति जा रहा है और पत्नियां रह जा रही हैं, तो वो जो स्थिति थी वो मुझे बहुत ख़राब लगती थी, और मुझे लगता था ये इनका परिवार बिछड़ रहा है, और वो चीज़ मुझे बहुत अंदर तक झकझोर देती थी। तो इन चीज़ों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। तो नारी पे मैंने लिखा है। फ़िलहाल तो
फिर मैंने ये भी देखा, जब मैं सिविल ज़िंदगी में आई वॉलंटरी लेके, तो मैंने देखा पुरुष स्त्री के भावों को समझ नहीं पाता है। तो मैंने लिखा था, मांगा जो हमने घर तो ये मकान दे दिया, खुशियाँ जो मांगी हमने तो सामान दे दिया, मांगा जो हमने घर तो ये मकान दे दिया। मैम, आप सीआरपीएफ के पद पे तैनात थे, कार्यरत थे, तो आपने देश की जो सेवा करी है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? जो एक युवा पीढ़ी है वो कैसे देश को क्या सेवा प्रदान करे? जरूरी नहीं कि आप आर्मी में या डिफेंस में तो ही सेवा करें, तो आप उनके लिए दो शब्द बताइए। नई पीढ़ी से मेरी एक सबसे बड़ी जो इंतज़ा है कि आप नशे में मत जाइए, और जो कुछ भी समाज ने आपको दिया है उसको लौटाने की कोशिश कीजिए। समाज हमें सुरक्षा देता है, खाना देता है, माँ बाप देता है, शायद हमें सब कुछ प्रदान करता है, और उसमें हम अगर नशे में चले गए तो पूरी पीढ़ी बर्बाद, माँ बाप तकलीफ़ में आ जाते हैं। तो मेरा मुद्दा ये है कि आप इश्क भी करो तो पूजा की तरह करो, और देश से प्रेम करो, और जो मिला है उसे लौटाओ। तो यही मेरी वो है। और उनके लिए, नशे के लिए मैंने 2-4 लाइनें लिखी हैं, मैं सुनाना चाहूँगी। नशे में जाने से पहले मेरी गुहार सुनो, बड़ी जहरीली डगर है मेरी पुकार सुनो, बुरी लतों से बताओ भला है किसका हुआ, समय से पहले चली जाए ना बाहर सुनो। मैम, आप कभी मेल बेस्ट फ्रेंड और फीमेल बेस्ट फ्रेंड में क्या डिफरेंट आपको लगता है कि फीमेल और मेल में कोई डिफरेंट है? दोस्ती के दर्जे में क्या कहना है इसमें? अब मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ। जब मैं छोटी थी, समाज के नज़रिए से देखती थी, तब मुझे लगता था। लेकिन अभी जो समाज इतना बढ़ गया है कि आप कहीं भी जाएंगी, नौकरी करेंगी, पढ़ाई करेंगी, तो उसमें अगर आप मेल फीमेल को डिफरेंशिएट करती रहेंगी तो कुछ नहीं कर पाएंगी। आपका नज़रिया उन्हें मेल फीमेल बनाता है। बाकी तो जब हम शिक्षित होते जाते हैं और बड़े होते जाते हैं तो अपने आप ही समझ में आता है। अच्छे बुरे का होना चाहिए ज्ञान, मेल फीमेल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक शिक्षक भी हैं, लेकिन अभी जो नए शायर बहुत ज़्यादा बनते जा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत जल्दी कोशिश मत करो, पहले कुछ पढ़ो। जो हमसे बड़े हैं, जो पहले से लिख रहे हैं, जिनका नाम है, जिनका एक कद है, पहले उनको पढ़ो, फिर गढ़ो और फिर लिखो। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। अंत में जाते जाते देश के लिए कोई संदेश? देश बहुत कीमती होता है, इसको संभाल के रखना, इसको ज़ाया ना जाने दो। देश के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सेना में भर्ती हो या पुलिस में जाओ या कुछ और करो। देश के लिए मन से हमेशा एक कुर्बानी देने का जज्बा अपने अंदर रखो और अपनी आदतें सुधारो, तो देश अपने आप ही सुधर जाएगा, संवर जाएगा। मैम, आप हमारे शो में आए, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पॉडकास्ट में मुझे बुलाया। मैं चाहूँगी, ईश्वर से प्रार्थना है मेरी कि आपका पॉडकास्ट बहुत आगे बढ़े, आप बुलंदियों को छुएं। लास्ट में एक सवाल और है कि आप अपने 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखती हैं? अगले 5 साल अगले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? अभी फ़िलहाल कुछ बच्चे मेरे साथ रहते हैं जिनको मैं पढ़ाती लिखाती हूँ। मेरी ये तमन्ना है कि वो कुछ ऐसा करें कि मेरा जीवन सफल हो जाए। बाकी मेरे बच्चे तो सेटल हो चुके हैं। थैंक यू मैम, और आज आप हमारे पॉडकास्ट शो में आए, इसलिए वेरी वेरी थैंक यू। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।